Dear students, today we will learn Ricardian theory of rent. तो रिकार्डो की रेंट की थ्योरी पढ़ने से पहले हम रेंट का मीनिंग जान लेते हैं। रेंट जिसको हिंदी में लगान बोलते हैं, उससे संबंधित तीन प्रकार की व्यूज हैं। तीन प्रकार की धारणाएं हैं। नंबर एक ऑर्डिनरी सेंस में, नंबर दो क्लासिकल सेंस में और नंबर तीन जो आधुनिक सेंस है, मॉडर्न व्यू है वो। तो यदि हम ऑर्डिनरी सेंस की बात करें, ऑर्डिनरी सेंस में रेंट यानी कि लगान, जिसको हम किराया भी बोलते हैं ऑर्डिनरी सेंस में आमतौर पर, वो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल ऑब्जेक्ट। मटेरियल ऑब्जेक्ट मींस जो चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, जैसे मशीन है, शॉप है, हाउस है या जमीन है, उसकी सर्विसेज कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेने के लिए जो भी अदायगी की जाती है वो क्या कहलाती है? रेंट कहलाती है, लगान कहलाती है, किराया कहलाती है। और इस तरह के जो रेंट है, जो पेमेंट किया जाता है इकोनॉमिक्स में, उसको कॉन्ट्रैक्ट रेंट कहा जाता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रेंट में जो ये वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में जो कैपिटल का निवेश किया गया, जो पूंजी का इनके अंदर निवेश किया गया, उस पूंजी पर जो पूंजी मालिक को मिलना चाहिए उसकी वैल्यू भी शामिल होती है। यानी कि इन इट रिटर्न्स फॉर द कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए फिक्स मटेरियल एसेट। तो यानी कि जो फिक्स्ड मटेरियल एसेट्स है, मान लीजिए कि मशीन है या घर है, उसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया, उसमें जो पूंजी लगाई गई, उस पर कुछ रिटर्न्स आना चाहिए, उस पर कुछ प्राप्त होना चाहिए, वो भी इसके अंदर शामिल किया जाता है, वो पेमेंट की जाती है। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट रेंट कहलाता है। जहां तक बात है परंपरावादियों की, उनके अनुसार इकोनॉमिक्स में जो रेंट है वो जमीन है, जो जमीन जो परमात्मा ने, जो प्रकृति ने निःशुल्क दी गई है, फ्री गिफ्ट के द्वारा दी गई है, उसकी सर्विसेज के लिए जो भी लैंडलॉर्ड को दिया जाता है उसको बोलते हैं हम रेंट बोलते हैं। यानी कि इन इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द फार्मर टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ लैंड्स विच आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये वो पेमेंट होती है जो फार्मर के द्वारा लैंडलॉर्ड को दी जाती है, जमीन मालिक को दी जाती है, जमींदार को दी जाती है। किसके लिए? फॉर द यूज ऑफ लैंड, जमीन की प्रयोग करने के लिए, और जो जमीन प्रकृति ने फ्री में दी गई है। अर्थात जो लैंडलॉर्ड है उसने जमीन नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी उसको प्राप्त होता है क्योंकि किसान उसको देता है, तो अपनी उपज का कुछ हिस्सा, तो वो हिस्सा क्या कहलाएगा? उसका लगान कहलाएगा, रेंट कहलाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की परिभाषा डेविड रिकार्डो ने दी है। रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉइल। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे रिकार्डो जी? कि रेंट जमीन की उपज, प्रोड्यूस मैंने उपज का वो हिस्सा होती है जो लैंडलॉर्ड को दिया जाता है, इसलिए कि जो मिट्टी है उसकी वास्तविक जो ओरिजिनल है, शुरू से ही बनी हुई है, और इंडस्ट्रियल जो नस्वर नहीं है, वो शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो जमींदार को जमीन की उपज का हिस्सा दिया जाता है उसे हम रेंट बोलते हैं। जहां तक आधुनिक अर्थशास्त्रियों की बात है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि रेंट न केवल जमीन का बल्कि किसी भी उत्पादन के साधन की जो कमाई का जो हिस्सा होता है, वो हिस्सा कई भी क्या कहलाता है? रेंट कहलाता है। कौन सा हिस्सा? जब कोई उत्पादन के साधन की, तो सबसे पहले हम ये मॉडर्न परिभाषा पढ़ें, इससे हमें काफी समझ में आ जाएगा। केंथ बोल्डिंग के अनुसार रेंट, इकोनॉमिक रेंट एज इन पेमेंट, वो क्या होती है? पेमेंट होती है टू ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज इन एक्सेस ऑफ इट्स टोटल सप्लाई, दैट इज द मिनिमम अमाउंट विच इज नेसेसरी टू कीप द फैक्टर्स इन इट्स प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? कि इकोनॉमिक रेंट किसी भी उत्पादन के साधन का वो हिस्सा होता है जो उसकी सप्लाई प्राइस से अधिक होता है। और सप्लाई प्राइस क्या होती है? वो मिनिमम अमाउंट है जो उसे इस ऑक्यूपेशन में, कोई भी एक कार्य में लगाए रखने के लिए दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी उत्पादन का साधन का एक फैक्ट्री के अंदर या एक व्यवसाय के अंदर जब उसको लगाया जाता है, तो उसको कुछ मिनिमम पेमेंट तो मिलनी चाहिए। वो मिनिमम पेमेंट कौन सी है? जो वो बाहर से कमा सकता है, किसी अन्य व्यवसाय में कमा सकता है या अन्य फैक्ट्री में कमा सकता है, तो वो मिनिमम पेमेंट क्या कहलाएगी? उसकी सप्लाई प्राइस कहलाएगी। और उससे अधिक
एक्सेस में जो भी कमाई करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, रेंट कहलाएगा। तो इसको हम ये इक्वेशन के द्वारा भी दिखा सकते हैं। रेंट क्या होता है, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर। तो ये तीन व्यूज हैं रेंट से संबंधित। अब हम पढ़ते हैं फिर विद्यार्थियों रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डो ने अपनी ये जो थ्योरी है रेंट की, ये 1817 में उनके द्वारा जो लिखी गई बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, उस बुक के अंदर दी थी। रिकार्डो ने से जो पहले थे इकोनॉमिस्ट जैसे फिजियोक्रेट्स और एडम स्मिथ थे, उनके अनुसार रेंट एक सरप्लस प्रोड्यूस है ओवर द अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल employed in the agriculture, which is the result of bountiful nature of the nature whose share goes to the landlord। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, फिजियोक्रेट्स और एडम स्मिथ के अनुसार रेंट एग्रीकल्चर पर लगाए गए लेबर और पूंजी की अमाउंट से अधिक सरप्लस जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को रेंट कहते हैं। और जो किस कारण है, विच इज द रिजल्ट ऑफ वांटिफुल नेचर ऑफ द नेचर, जो प्रकृति की उदार हृदय जो प्रकृति है उसके कारण होता है। और जो हिस्सा किसको जाता है, लैंडलॉर्ड। यहाँ क्या कहना चाहते हैं एडम स्मिथ और फिजियोक्रेट्स कि जो जमीन है, जमीन प्रकृति ने दी है, ये फ्री गिफ्ट है, मतलब निःशुल्क दी गई है इंसानों को, जमींदारों को। तो इस जमीन की एक खास बात है कि उसकी जो नेचर है, उसकी प्रकृति बाउंटीफुल है, मीन्स उदार हृदय है, कि जितना हम लेबर उस पर लगाएंगे, जितनी वैल्यू का लेबर और कैपिटल उसके ऊपर लगाया जाएगा, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में क्या प्रोड्यूस करती है, वो उत्पादन करती है। और जितना ज्यादा उत्पादन करती है, किससे ज्यादा, अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल से, वो ज्यादा मात्रा, वो सरप्लस अमाउंट क्या कहलाती है, रेंट कहलाती है। तो यहाँ एडम स्मिथ और रिकार्डो ने रेंट कैसे अराइज हुआ, ये भी है, किसके कारण हुआ, क्योंकि जमीन की जो नेचर है वो ऐसी है कि वो ज्यादा उत्पादन करती है, उदारता की नेचर है। लेकिन रिकार्डो के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट अराइजेस ड्यू टू निगेडलीनेस ऑफ नेचर because the nature has supplied limited amount of land in comparison to the growing demand of the growing population। क्या कहना चाहते हैं रिकार्डो, रिकार्डो के अनुसार रेंट इसलिए नहीं पैदा होता कि उदार हृदय ये प्रकृति ज्यादा उत्पादन करती है लागत से, बल्कि इसलिए पैदा होता है क्योंकि प्रकृति की नेचर है जो निगेडलीनेस है, कंजूसता की नेचर है। कि प्रकृति कंजूसता कैसे है, क्योंकि नेचर ने जो जमीन सप्लाई की है वो जमीन लिमिटेड अमाउंट में, थोड़ी मात्रा में, किसकी तुलना में, इन कंपैरिजन टू, मींस किसकी तुलना में, मांग, बढ़ती हुई मांगों की, कि जैसे समाज बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी तुलना में जमीन तो नहीं बढ़ रही ना। तो इसलिए जमीन ना बढ़ना, यानी कि प्रकृति ने जमीन कम दी है, लिमिटेड अमाउंट में दी है, इसके कारण रेंट पैदा होता है। तो रिकार्डो से पहले दो विचार थे कि रेंट कैसे पैदा होता है। नंबर एक विचार था जेमस एंडरसन का, जो जिसके अनुसार रेंट डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी ऑफ डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड, कि लैंड के जो टुकड़े हैं उनकी जो उत्पादकता है, फर्टिलिटी मींस उत्पादकता, उनमें अंतर पाया जाता है, उस अंतर के कारण ही रेंट पैदा होता है। तो एक तो ये एंडरसन का व्यूज था। दूसरा व्यूज था कि रेंट इसलिए पैदा होता है क्योंकि एग्रीकल्चर में डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर में आप लेबर और कैपिटल की इक्वल अमाउंट्स बढ़ाते चले जाएंगे, तो हर इक्वल अमाउंट से उत्पादन जो मिलता चला जाएगा वो कम होता चला जाएगा। तो इसलिए रेंट अराइज होगा। ये कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे, ये पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे रिकार्डो ने, क्योंकि इन दोनों ही जो व्यूज है उनको सिंथेसाइज किया है अपनी उसमें बुक में, यानी कि अपनी बुक में दोनों को सम्मिलित किया है, अपनी सॉरी रिकार्डो ने जो अपनी रेंट की थ्योरी है उसमें शामिल किया है। तो रिकार्डो की थ्योरी आगे पढ़ने से पहले हम इसके अजम्पशंस पढ़ लेते हैं कि रिकार्डो ने क्या क्या अजम्पशंस किए थे। नंबर एक अजम्पशन था कि ये थ्योरी लॉन्ग रन में है, यानी कि जो रेंट अराइज होता है वो लंबे समय में की बात हम करते हैं। दूसरी बात, एग्जिस्टेंस ऑफ मार्जिनल और नो रेंट लैंड, यानी कि समाज के अंदर ऐसी जमीन के टुकड़े हैं जिसका ऊपर कोई रेंट नहीं मिलता, अर्थात ऐसे टुकड़े हैं जिनकी उपज इतनी ही होती है जितनी की उत्पादन के साधन जो अन्य लगाए गए हैं, लेबर और कैपिटल, उनकी वैल्यू को, यानी कि उनकी लागत के बराबर ही उत्पादन होता है। तो उनपे कोई एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं होता, अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता, तो उस लैंड को क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल
लैंड बोलते हैं, सीमांत लैंड बोलते हैं। तीसरा कि जमीन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, स्कर्सिटी है, यानी कि दुर्लभ है, जमीन की सप्लाई ज्यादा नहीं है समाज में। फोर्थ पॉइंट कि लैंड का केवल एक ही प्रयोग है, जस्ट वन यूज, और वो दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, वो है एग्रीकल्चर वस्तु का उत्पादन करने के लिए, और वो एग्रीकल्चर वस्तु है कॉर्न। कॉर्न क्या है, मक्का बोलते हैं, यानी कि एक अनाज है। तो अनाज पैदा करने के लिए ही जमीन का प्रयोग करें, और कोई प्रयोग नहीं है, ना उस पर घर बनेंगे, ना फैक्ट्रियां बनेंगी, ना कुछ सड़कें बनेंगी, सिर्फ एक ही प्रयोग है कि उसका क्या प्रयोग है, उत्पादन करना। उत्पादन में किस चीज का, कॉर्न का। लैंड हैज ओरिजिनल एंड इंडस्ट्रियल, लैंड की जो शक्ति है वो ओरिजिनल है, मूलतः है, यानी कि शुरू से बनी हुई है, और इंडिस्ट्रक्टिबल है, अर्थात उसमें नस्वर नहीं है, यानी कि वो शक्ति बनी रहेगी सदा। रेंट इज एसोसिएटेड एक्सक्लूसिवली विद लैंड, कि रेंट सिर्फ और सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ, यानी कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि रेंट अलग उत्पादन के किसी भी साधन से जुड़ा हुआ जिसकी सप्लाई इनएलास्टिक हो जाती है। ऐसा रिकार्डो का विचार नहीं था। रिकार्डो का विचार था कि रेंट लगान सिर्फ और जमीन जमीन की उपजाऊ शक्ति है जो ओरिजिनल, उसका मूल्य से ही संबंधित है। सेवंथ पॉइंट, डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड डिफर इन फर्टिलिटी, जो जमीन के जो अलग अलग प्लॉट हैं, टुकड़े हैं, उनकी जो फर्टिलिटी है वो अलग अलग होती है। आठवां पॉइंट इसी से रिलेटेड हो गया कि लैंड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ फर्टिलिटी आर कल्टीवेटेड स्ट्रिक्टली इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी, कि जमीन के अलग अलग टुकड़े स्ट्रिक्टली पक्के तौर पर उनके घटते क्रम के अनुसार कल्टीवेट किए जाएंगे, जोते जाएंगे, अर्थात जो सबसे बढ़िया उत्पादकता वाला जमीन का हिस्सा उसको पहले जोता जाएगा, जो घटिया उत्पादकता है सबसे, उसको सबसे आखिरी में जोता जाएगा। 9 पॉइंट, देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन लैंड, एग्रीकल्चर में क्या है, घटता प्रतिफल लागू होता है, जैसे लेबर पूंजी के अमाउंट को बढ़ाते चले जाएंगे, उनकी जो सीमांत उत्पादकता वो क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। 10th, perfect competition prevails in the product market and factor market, resulting in uniform price prevails in the market। ध्यान से सुनना इसको, कि जो प्रोडक्ट मार्केट है, वस्तु बाजार, वस्तु सिर्फ एक ही है यहाँ पे, कॉर्न, यानी कि कॉर्न किस भाव से बिकेगा कंज्यूमर के पास, उस मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्न का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, उसकी एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, उसकी लागत के बराबर होगा, और वो सभी के लिए क्या होगा, बराबर होगा। सभी प्रोड्यूसर्स के लिए, सभी फार्म्स के लिए, यहाँ पे फार्म क्या है, फार्मर है, सभी किसानों के लिए क्या होगा, वो बराबर होगा। तो कॉर्न का मूल्य क्या है, परफेक्ट कंपटीशन होने के कारण प्रोडक्ट मार्केट में वो एक सा होगा, यूनिफॉर्म। इसी प्रकार फैक्टर मार्केट, यानी कि जो लेबर और कैपिटल है, जो फैक्टर हैं लैंड के अलावा, उनके मूल्य भी क्या है, वहां पे उनके मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन है, तो उसके भी मूल्य क्या होंगे, इस तरह होगा, यानी कि मजदूरी की दर, ब्याज की दर, वो भी क्या होगी, एक सी ही होगी, उसमें भी कोई अंतर नहीं। अब हम पढ़ते हैं रिकार्डो के द्वारा दी गई रेंट की परिभाषा, और रेंट की नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो हम पढ़ते हैं। रिकार्डो के अनुसार रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सॉइल। इस परिभाषा से ही रेंट की प्रकृति क्या है, रेंट कैसे उत्पन्न होता है, ये जानकारी हो जाती है। रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ, रेंट धरती की उत्पादन का वो हिस्सा होता है, कौन सा, जो, विच, जो इज पेड टू द लैंडलॉर्ड, जो जमींदार को दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स ऑफ द सोइल, जमीन, यहाँ मिट्टी, मिट्टी की ओरिजिनल और अनसर बिना नाश ना होने वाली जो शक्ति है उसके अंदर, जमीन के अंदर, उसका प्रयोग करने के लिए जो हिस्सा उत्पादन का दिया जाता है, यानी कि जो फसल, जो कॉर्न पैदा हुई, उस कॉर्न का जो हिस्सा जमींदार को दिया जाता है वो क्या कहलाता है, रेंट। और वो किस लिए दिया जाता है, क्योंकि जमीन के अंदर एक उपजाऊ शक्ति है, ओरिजिनल शक्ति है, ओरिजिनल है और इंडिस्ट्रक्टिबल, उसका प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। रिकार्डो के अनुसार किसी भी चीज का जो मूल्य होता है, वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज का मूल्य, चाहे वो वस्तु हो, कमोडिटी हो, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का साधन हो,
उन सब का मूल्य उनकी उत्पादन लागत के द्वारा निर्धारित होगा। यानी कि किसी चीज की अगर उत्पादन लागत ज्यादा है, कोई वस्तु बनाने में ज्यादा खर्चा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मार्केट में ज्यादा होगी। कम खर्चा है तो कम होगी। तो ये जो प्रिंसिपल था, कौन सा प्रिंसिपल, वैल्यू डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको रिकार्डो ने प्रोडक्ट वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में, और जो वैल्यू लेबर है, लेबर का मूल्य निर्धारित करने में, और वैल्यू कैपिटल और जो पूंजी का जो मूल्य है, यानी कि जो ब्याज की दर है, वो निर्धारित करने में उसने एक्सप्लेन किया। तो लेबर का मूल्य किसके बराबर होगा, को लेबर करने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए, वो कितना चाहिएगा उसको, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल चाहिए, आजीविका कमा सके, यानी कि अपने बच्चों का और अपना पल भर पेट, अपना पेट भर सके बच्चों का और आपका, इतनी वैल्यू उसको चाहिए। तो ये वैल्यू क्या होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, लेबर का उत्पादन होगा, तो इसके बराबर उसकी वैल्यू है। इसी प्रकार पूंजी कितनी आप जो हाउस होल्ड सेक्टर से पूंजी बचत के रूप में कितनी निकलवा सकते हो, तो जितनी ज्यादा वो उत्सुक होंगे पूंजी अपने पास रखने, बचत अपने पास रखने से, तो ब्याज की दर उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो ये वैल्यू किसके द्वारा निर्धारित होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। लेकिन ये जो थ्योरी थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी, ये इसके अनुसार रेंट निर्धारित नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें, पूरे समाज की दृष्टि से देखें, तो जो लैंड है दैट इज ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वो प्रकृति का एक निःशुल्क गिफ्ट है, तो उसकी तो कोई लागत आई नहीं। अगर लागत है क्या, आम इंसानों के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए, किसान के लिए, वो लागत क्या है, जीरो है। तो इसलिए उसका जो रेंट है उसकी लागत के अनुसार नहीं निकाला जा सकता। तो रिकार्डो ने फिर यही चीज को एक्सप्लेन किया कि रेंट अराइज कैसे होता है। ठीक है, तो रेंट कैसे अराइज होता है, रेंट एक सरप्लस होता है, एक अतिरिक्त मात्रा होती है, अधिक क्या होता है, कौन सा, लेफ्ट आफ्टर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन की लागत की जो कॉस्ट है उसके बाद का जो हिस्सा है उपज का, वो हिस्सा रेंट कहलाता है। जो उत्पादन की लागत क्या होती है, रिप्रेजेंट पेमेंट्स टू द लेबर एंड कैपिटल, लेबर और कैपिटल की जो पेमेंट करी जाती है, उसके पेमेंट देने के बाद जो अतिरिक्त बचता है उत्पादन, वो क्या कहलाता है, रेंट कहलाता है। इस चीज को हम दोबारा समझ लेते हैं। सपोज आपने कोई भी जमीन का टुकड़ा लिया, और जमीन के टुकड़े पर आपने क्या किया, लेबर और कैपिटल लगाया, और लेबर कैपिटल लगाए से मान लीजिए कि आपको 8 टन क्विंटल हुआ, 8 क्विंटल्स आपको उपज हुई, और 8 क्विंटल्स में जो लेबर और कैपिटल है उसकी लागत है आपको 6 क्विंटल। तो इसका मतलब 6 क्विंटल थी उत्पादन की लागत। अभी बात की थी हमने कि जो प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू के अनुसार प्रोडक्ट का मूल्य, कौन का मूल्य किसके बराबर होगा, उसकी लागत के बराबर। लेकिन यहाँ लागत से ज्यादा उत्पादन हुआ, अब लागत से ज्यादा क्या मिल रहा है, उत्पादन मिल रहा है, इस कारण क्या होगा, यहाँ पे सरप्लस पैदा हो गया, और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, रेंट है। और ये रेंट किसके पास जाएगा, लैंडलॉर्ड के पास जाएगा। तो यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कार्ड संबंधी, कि रेंट डज नॉट इंटर इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो रेंट है लागत में नहीं शामिल होता, कि किसी वस्तु की उत्पादन की लागत करने में कितना खर्चा, वो तो किसके बराबर होगा, पेमेंट जो दी गई है लेबर और कैपिटल्स के बराबर। रेंट तो एक सरप्लस है। तो इससे संबंधित ये जो परिभाषा है ध्यान से देखना, कॉर्न इज नॉट हाई बिकॉज रेंट इज पेड। कॉर्न का मूल्य ज्यादा इसलिए नहीं है कि रेंट पेड किया गया, कि जमींदार को मूल्य दिया गया, या पूरे समाज की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम, किसी एक व्यक्ति किसान के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि किसान तो एक ठेका लेता है, उसके लिए तो लागत हो जाती है। तो पूरे समाज की दृष्टि से जो कॉर्न का मूल्य जो होता है वो इसलिए नहीं होता क्योंकि रेंट, क्योंकि पूरे समाज की दृष्टि से रेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो लेकिन रेंट इज पेड बिकॉज कॉर्न है। अब मार्केट में जो भाव बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने से भाव बढ़ जाते हैं, तो कॉर्न की वैल्यू हाई हो गई है। तो हाई वैल्यू होने के कॉस्ट तो वही थी, कॉस्ट किसके इक्विवेलेंट थी, लेबर और कैपिटल के पेमेंट के बराबर। तो उसके कारण रेंट पैदा हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि एमरजेंस ऑफ रेंट, रेंट कैसे पैदा होता है। 3 कंडीशंस में रेंट पैदा होता है। नंबर 1 एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में, नंबर 2 इंटेंसिव कल्टीवेशन में, नंबर 3 सिचुएशनल रेंट होता है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब होता है गहन कृषि। जब आप करते हैं गहन कृषि में क्या करते हैं, जब हम किसी भी देश की पॉपुलेशन ग्रो करती है और उसकी मांगे भी बढ़ती जा रही हैं, तो उसको पूरा करने के लिए आप
सभी प्रकार की जमीन है, यानी कि जो ज्यादा उपजाऊ थी वो भी और जो कम उपजाऊ है वो भी, उनका आप प्रयोग करते जाते हैं। तो इस प्रकार आप सभी प्रकार की जमीनों को प्रयोग करते चले जाते हैं, और जो लास्ट में जो सबसे कम उत्पादन होता है जिस जमीन पर, उस जमीन को बोलते हैं मार्जिनल लैंड बोलते हैं। और उस लैंड से जो पहले वाली जमीन है जिनका उत्पादन सब ज्यादा है, उपजाऊ शक्ति ज्यादा है, उनको बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल लैंड। तो उन पे उपज ज्यादा है, इस पे उपज थोड़ी है, तो इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। इस रेंट को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेंट। दूसरी तरफ यदि आपने सारी की सारी जमीन जोत ली है तो फिर भी आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो आप क्या करेंगे? मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर इम्प्लाइड टू द गिवन पीस ऑफ लैंड। तो उसी गिवन जो टुकड़ा है आपका जमीन का, उसके ऊपर ज्यादा लेबर और कैपिटल लगाएंगे, तो उससे क्या होगा? लेकिन वहां पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स होने के कारण जो लेबर और कैपिटल की जो आखिरी इकाई है उससे जो उत्पादन होता है, और जो उससे पहले वाली जो इकाई है, इंट्रा मार्जिनल जो इकाई है, उन पे उपज ज्यादा होता है। तो ये भी क्या है? रेंट को पैदा करता है। तो इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं हम? इंटेंसिव कल्टीवेशन, अर्थात गहन कृषि बोलते हैं। तीसरी हमने बताया सिचुएशनल रेंट, स्थिति के अनुसार। कोई जमीन होती है जो मार्केट के नजदीक होती है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसका मूल्य ज्यादा होता है क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है। और कोई जमीन दूर है, उतनी फर्टाइल है, लेकिन उसकी जो वैल्यू वो कम होती है। तो क्योंकि नजदीक वाली जमीन की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए उसके ऊपर क्या होता है? रेंट अराइज हो जाता है। अब रिकार्डो की थ्योरी को हम इन्हीं को डायग्राम की सहायता से पढ़ते हैं। नंबर एक एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में, जो मैंने लेफ्ट साइड में दिखाया है ये, और दूसरा है इंटेंसिव कल्टीवेशन यानी कि गहन कृषि के चरण में, ये हमने राइट साइड में। तो सबसे पहले हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की बात करते हैं। एक्स एक्सिस पर 4 प्रकार की डिफरेंट ग्रेड की लैंड दिखाई गई है, ए बी सी डी। ग्रेड ए उसी अमाउंट लेबर से ज्यादा उत्पादन करती है, सबसे ज्यादा 8 क्विंटल्स। बी ग्रेड की लैंड 6 क्विंटल, सी ग्रेड की लैंड 4 क्विंटल और डी ग्रेड की लैंड 2 क्विंटल। मान लीजिए कि स्टार्ट में डिमांड बहुत कम है, तो स्टार्ट में जब डिमांड कम है तो आप क्या करेंगे? ए ग्रेड जो सबसे बढ़िया ग्रेड है उसको ही प्रयोग करेंगे। उस पे जो अमाउंट लगाई आपने कैपिटल और जो लेबर लगाया गया है, उससे कितना उत्पादन हुआ? 8 क्विंटल के बराबर। तो 8 क्विंटल के बराबर आखिरी इकाई ने उत्पादन किया लैंड के ऊपर, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? लेबर और कैपिटल की 8 क्विंटल होगी। तो इसलिए इस प्रकार ए ग्रेड की लैंड पर कोई रेंट नहीं है उस वक्त। ये ध्यान से देखना, जो मार्जिनल यूनिट होती है लेबर और कैपिटल की, उसके द्वारा जो अंतिम इकाई के द्वारा जो उत्पादन किया गया, अंतिम इकाई ग्रेड एपी कर रही है, अभी 8 क्विंटल कर रही है, तो वही उसकी मजदूरी होती है, वही उसका मूल्य होता है। तो इसका मतलब जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 8 क्विंटल, उतना ही मजदूरों को मजदूरी मूल्य हुआ। तो यहाँ पे कोई रेंट नहीं है। लेकिन जैसे डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने के कारण और बी ग्रेड की लैंड जो उससे घटिया ग्रेड की, उसको प्रयोग किया जाता है, लेकिन घटिया ग्रेड की लैंड पर वही लेबर और कैपिटल लगाने से कम उत्पादन होता है, 6 क्विंटल। लेकिन अब देखिए, तो मार्जिनल जो यूनिट प्रयोग करी गई किसकी? लेबर और कैपिटल की, दूसरे ग्रेड की लैंड पर, वहां पे उत्पादन हुआ 6 क्विंटल, तो उसका मूल्य भी 6 क्विंटल है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी यहाँ पे? 6 क्विंटल। लेकिन जो इंट्रा मार्जिनल यूनिट अभी प्रयोग कर रहे हो जो आप ए ग्रेड की लैंड पर, उस पे क्विंटल कितना ज्यादा हो रहा है? 8 क्विंटल। तो इसका मतलब इस स्थिति में जो ए ग्रेड की लैंड पर 2 क्विंटल, 8 माइनस 6 क्विंटल के बराबर रेंट पैदा हो जाएगा, जो किसके हिस्से में जाएगा? लैंडलॉर्ड के पास जाएगा। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लेबर और कैपिटल को दी गई है वो तो दोनों में बराबर होगी, वहां तो 6 क्विंटल के बराबर होगी। इसी प्रकार यदि मांग और बढ़ती चली जाए और आपको डी ग्रेड लैंड भी यूज करनी पड़ जाए, तो डी ग्रेड की लैंड की तो प्रोडक्टिविटी है सिर्फ 2 क्विंटल, तो मूल्य कितना होगा लेबर और कैपिटल का? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? 2 क्विंटल। तो इसलिए जो डी क्विंटल होगी वो आपकी मार्जिनल लैंड कहलाएगी, सीमांत लैंड कहलाएगी, और ए बी और सी क्या कहलाएगी? इंट्रा मार्जिनल लैंड। इन तीनों प्रकार की जमीनों पर डी प्रकार की जमीन से ज्यादा उत्पादकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, 2 के बराबर है। तो ये जो जितना ज्यादा अतिरिक्त उत्पादन है, ये सारा सारा उत्पादन क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आप एक जमीन के टुकड़े पर यूनिट लेबर और अमाउंट की बढ़ाते चले जाए, यहाँ हमने लेबर और अमाउंट बढ़ाया लेकिन ग्रेड चेंज किया, यहाँ पे डिफरेंट प्रकार की जो लैंड है
ग्रेड की जो लैंड है वो प्रयोग की गई है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कहें, एक ही लैंड है, लेकिन आप उस पे पहले 1 यूनिट प्रयोग करते हैं लेबर कैपिटल की, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण जब फर्स्ट यूनिट यूज करते हो तो ज्यादा उत्पादन होता है 8 क्विंटल, फिर दूसरी यूनिट करते हैं तो 6 क्विंटल, तीसरी यूनिट करते हैं 4, चौथी यूनिट करते हैं 2। तो आप मान लीजिए 4 यूनिट करते हैं क्योंकि आपको डिमांड ज्यादा है, तो आप रिजल्ट क्या होगा, फोर्थ यूनिट से मार्जिनल जो उत्पादन हुआ 2 क्विंटल के इक्विवेलेंट हुआ। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लेबर और कैपिटल की 2 क्विंटल के बराबर। लेकिन जो इंट्रा मार्जिनल यूनिट है, एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन पे वैल्यू, इन पे जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है इनकी कोस्ट से, तो इसका मतलब यहाँ पे रेंट पैदा हो जाएगा इंटेंसिव कल्टीवेशन के अंदर भी। स्टूडेंट्स, अब हम जो इस डायग्राम के अंदर जो हम पढ़ेंगे, मान लीजिए कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन लैंड पे आप कल्टीवेशन करते हैं तो रेंट कैसे अराइज होता है, उसी चीज को हम, जो हमने फर्स्ट डायग्राम पढ़ा था, ये फर्स्ट और सेकंड, इसी चीज को हम यहाँ पे इस दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो शो किया था वो ये किया था कि डिफरेंट ग्रेड की लैंड और यूनिट्स ऑफ लेबर, लेकिन यहाँ पे जो हम शो कर रहे हैं वो उत्पादन को शो कर रहे हैं, आउटपुट को शो कर रहे हैं, और उत्पादन की क्या होगी, वहां पे लागत होगी। यहाँ पे जो 3 पैनल्स हैं इसके अंदर, डायग्राम 4 पैनल्स हैं डायग्राम के अंदर, 1, 2, 3 और 4। जो पैनल ए है वो ए ग्रेड की लैंड को दिखाता है, जो सबसे बढ़िया ग्रेड की लैंड है, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उपजाऊ शक्ति है, वो ज्यादा है। इसका मतलब अगर आप लेबर वही अमाउंट तीनों प्रकार की लैंड में प्रयोग करोगे, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, तो इसमें पर यूनिट उत्पादन, सॉरी, लेबर उतना ही लगाने से उत्पादन ज्यादा होगा, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है वो सबसे नीचे है। बी ग्रेड की लैंड थोड़ी सी घटिया है ए ग्रेड की तुलना में, तो इसमें कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और सी ग्रेड में क्या है, और ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी। अब सपोज मान लीजिए कि मार्केट में सिचुएशन ये है कि डिमांड आपकी बहुत कम है, जो डी डी, जो छोटा डी डी है, स्मॉल डी डी दिखाया हुआ है, इसके द्वारा है, और सप्लाई कर्व आपका एस एस, डिमांड थोड़ी है, तो आपका प्राइस जो निर्धारित होगा स्मॉल पी के इक्विवेलेंट होगा। इस प्राइसिस पर क्योंकि डिमांड बहुत कम है, तो आप ए ग्रेड की लैंड को ही प्रयोग करेंगे, और ए ग्रेड की लैंड पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे जस्ट इतना प्राइसिस आप ले रहे हैं कि आप ओएम उत्पादन पर आपको जो एवरेज प्राइस मिल रहा है आपको ओपी, वो ME1 के बराबर है, और सेम लेवल ME1 आपका एवरेज कॉस्ट भी दर्शाता है। इसका मतलब आपको जो ओएम उत्पादन करने से किसान को, ओएम उत्पादन करने से जो लागत आती है उतना ही मूल्य मिल रहा है, यानी कि उसको जस्ट एक नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, तो इस स्थिति में कोई भी रेंट अराइज नहीं होगा। लेकिन जो ग्रोइंग इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, और मान लीजिए कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जाए कि डिमांड डी डी की बजाय, स्मॉल डी डी की बजाय डी डी जो कैपिटल के द्वारा दिखाए गए इसके बराबर डिमांड बढ़ जाएगी, तो रिजल्ट क्या होगा, अगर आप इस नई स्थिति में देखें, अगर पुराना ही भाव है, इस नई स्थिति में जब भाव बढ़ गया पी के बराबर, सॉरी, तो और यदि उत्पादन उसी फर्म पे किया जाए, उसी फर्मो जो होमोजीनियस जो लैंड थी आपकी, जो फर्स्ट लैंड थी ग्रेड ए की लैंड पर, आप क्या करेंगे, उत्पादन को और बढ़ाएंगे, क्योंकि अब आपका जो प्राइस है ओपी, वो किस जो होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर इवन पॉइंट पे होगा, तो Q1 इवन आपकी पर यूनिट आपको प्राइस मिलेगा, लेकिन B1 और Q1 क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट होगी। इस प्रकार आपको यहाँ पे रेंट अराइज होगा। तो आपने क्या किया, जैसे डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से ए ग्रेड की लैंड तो हम यूज कर ही रहे थे, बी ग्रेड की लैंड भी यूज की, और सी ग्रेड की लैंड भी यूज करी, और सी ग्रेड की लैंड पे क्या हुआ कि जस्ट इतना ही प्राइसिस मिला जितनी उसकी एवरेज कॉस्ट हो, मीन्स उसको जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो इससे पहले वाली जो यूनिट थी लैंड्स की, बी और ए ग्रेड की लैंड्स, इन लैंडों पर आपको प्राइसेस आपकी एवरेज कॉस्ट से ज्यादा मिल रहा है, तो इस कारण इन पे क्या मिल रहा है, यहाँ आपको दोनों जगह पर रेंट पैदा हो रहा है। तो ये रेंट किस लिए पैदा हुआ, क्योंकि मार्केट में कॉर्न का प्राइस बढ़ गया, और कॉर्न का प्राइस बढ़ने से जो मोर फर्टाइल लैंड थी, उस जो ज्यादा उत्पादन करती थी, उसको ज्यादा उत्पादन का मूल्य हुआ, तो इसलिए रेंट अराइज होगा।
और ये रेंट किसको जाएगा? ये जाएगा लैंडलॉर्ड को। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।